हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग 11th क्लास। सो 11th क्लास लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिमांड के बारे में। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज सेकेंड पार्ट, ठीक है, पार्ट 2 ऑफ डिमांड। अगेन दिस चैप्टर इज कमिंग इन योर टर्म 1 एग्जाम पार्ट 2। और ज़्यादा अच्छे से इसको समझने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको सारी जो वीडियोज़ हैं, क्योंकि मैं उसको लिंक करके डाल रही हूँ, हम जहाँ ख़त्म करेंगे हम ये वीडियो को एग्जैक्टली वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। सो बी वेरी प्रिसाइज, वेरी एक्यूरेट, और चीज़ों को ढंग से समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आफ्टर क्लास यू शुड गो थ्रू योर बुक्स। जो भी किताब, हिंदी इंग्लिश जो भी किताब आप फॉलो कर रहे हैं, हिंदी के स्टूडेंट्स या इंग्लिश के स्टूडेंट्स, आप उसको एक बार ज़रूर रीड आउट करेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी टीचर आपको समझाएगा तो समझ आपको तभी आएगा जब आपको पता चलेगा आप पढ़ क्या रहे हैं। आपको अपने लेवल की मेहनत ज़रूर करनी है। सिर्फ क्लास लेने से ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी पढ़ाए चाहे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ क्लास ले लिया एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर। आपको खुद भी टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज 11th 12th और जितनी भी आगे फर्दर स्टडीज़ आप लोग करेंगे, हायर स्टडीज़ जिनको कहते हैं, वो सिर्फ किसी के पढ़ाने से नहीं होती है, उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन होना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि डिमांड क्या होती है। आज से पहले जब भी आपने सुना होगा डिमांड, तो यही कि हाँ ये मुझे चाहिए, ये मेरी डिमांड है। तो डिमांड ऐसे ही नहीं बनती, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया। डिमांड में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, और वो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी परचेजिंग पावर एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट, विलिंगनेस टू बाय। कि एक तो आपके पास परचेजिंग पावर, आपके पास पैसा होना चाहिए 11th क्लास, दूसरा आपके पास विलिंगनेस होनी चाहिए। विलिंगनेस का मतलब है कि आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास पैसा है तो आपका मन भी तो होना चाहिए ना उस चीज़ को खरीदने का। बहुत पैसा है आपके पास, बट आप उस पर्टिकुलर चीज़ को खरीदना ही नहीं चाहते, तो वो आपकी मांग नहीं बनेगी। फिर हमने पढ़ा कि मार्केट डिमांड क्या होती है, जैसे व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। सिंगल पर्सन की मांग इज व्यक्तिगत मांग, इंडिविजुअल डिमांड। और जब हम सबकी डिमांड का टोटल कर देंगे, सपोज हम एक स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि वो इस प्राइस में कितनी क्वांटिटी को बाय करेगा, जो पिछला आपका ग्राफ है, आप उसको एक बार दोबारा गो थ्रू करेंगे, मैं दोबारा नहीं उसको ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद आपने ए बी सी ऐसे 3 स्टूडेंट्स की ग्राफ लिया, मतलब डिमांड ली, और आपने उसका टोटल कर दिया। तो दैट टोटल इज व्हाट, दैट टोटल इज मार्केट डिमांड। उनकी जो कुल है उसे कहते हैं हम बाजार मांग। कुल जो उनका योग है, टोटल सम जो है उनका, उसे हम कहेंगे बाजार मांग या मार्केट डिमांड। फिर हमने डिमांड कर्व देखा था क्लास। तो डिमांड कर्व इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्राइस और डिमांड, कीमत और मांगी गई मात्रा में उल्टा संबंध, जिसे इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं, या हिंदी की बुक में शुद्ध भाषा में लिखा होगा अप्रत्यक्ष संबंध। ऐसा संबंध होता है, एक के कम होने से दूसरी बढ़ती है। सो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्राइस जो है, पैसा जो है, वो कैसी चीज़ है, वो बहुत मतलब वल्नरेबल है। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, तो लोग उसके अकॉर्डिंग, अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को खरीदते बेचते हैं। इसीलिए जैसे जैसे किसी चीज़ की प्राइस कम होती है ना, उसकी डिमांड बढ़ती रहती है। दैट्स व्हाई इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। फिर हमने इसका स्लोप भी पढ़ा था कि इसका स्लोप क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। यही पढ़ा था हमने कि डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू, यानी कि जितना प्राइस कम होगा उसके पैरेलल में डिमांड इंक्रीज होगी। अब कितना बढ़ेगी उसको हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, विच इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच, की कीमत को कम या ज़्यादा करने पे आप मांग को कितना खींच सकते हैं। सो ये तो हुई हमारी लास्ट क्लास की बात। अब हम पढ़ते हैं उसके अगला, जहाँ पे हमने छोड़ा उसका नेक्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। दूसरा टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड। आज हम ये 2 टॉपिक कवर करेंगे। तो व्हेन इट कम्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्लास, जिसे कहते हैं मांग के निर्धारक तत्व हिंदी में, तो जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, ये भी, अब डिमांड हमने पढ़ी 2 तरीके की होती है। एक होती है हमारी मार्केट डिमांड, जिसे हम बाजार, मार्केट से नहीं, हम इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं। एक होती है हमारी इंडिविजुअल डिमांड, जिसे हम व्यक्तिगत मांग कहते हैं, राइट। एक होती है हमारी बाजार मांग, जिसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं,
ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। तो अब ये कैसे निर्धारित की जाती है, कैसे पता चलता है, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको कम या ज़्यादा करते हैं, तो वो क्या क्या है पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड के। तो dx इज व्हाट, dx इज डिमांड ऑफ x इज इक्वल्स टू, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है क्लास, ये डिपेंड करती है हमारे प्राइस पे, प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ r, t, e, y। पहले हम इनको वन बाय वन लेते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू px क्लास, तो ये होता है प्राइस ऑफ ओन गुड, वस्तु की अपनी कीमत। आपकी बुक में लिखा होगा प्राइस ऑफ ओन गुड, या जिसे कहते हैं वस्तु की अपनी कीमत, या ओन गुड या ओन कमोडिटी, या जो वस्तु है उसकी खुद की कीमत। तो जैसे कल हमने पढ़ा सिंपल सा रिलेशन, प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो क्या प्ले करता है, वो प्राइस प्ले करता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होती रहेगी। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा जो फैक्टर है, तो ये क्लियर है, प्राइस ऑफ ओन गुड, जो चीज़ है उसकी खुद की कीमत जो है उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा या कम कर सकती है। When it comes to related goods class, जिन्हें कहते हैं हिंदी में संबंधित वस्तुएं। कैसी वस्तुएं, संबंधित, जिनका एक दूसरे से संबंध हो। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुएं। अब ये संबंधित वस्तुएं जो है ना क्लास, ये दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? पहले तरीके की संबंधित वस्तु है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स आर देयर, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट की बात करें तो सब्स्टिट्यूट गुड्स को हिंदी में कहा जाता है प्रतिस्थापित वस्तुएं, और इन्हें कहते हैं पूरक। प्रतिस्थापित एंड पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो देखो क्लास, इनका जो हिंदी का नाम है या इंग्लिश का नाम है सब्स्टिट्यूट। क्लास में स्कूल में लगता है ना सब्स्टिट्यूट पीरियड। तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूट पीरियड? व्हेन जो सब्जेक्ट टीचर है वो एब्सेंट होते हैं तो उनकी जगह किसी और को बुलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। तो वही प्रतिस्थापित वस्तु होती है जब एक चीज़ नहीं है तो उसकी जगह हम दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करें। क्लियर? अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, मीनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज हिडन इन द वर्ड्स इटसेल्फ। तो हमें वो आनी चाहिए, हमारी वोकैबुलरी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर हम किसी भी सब्जेक्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो अब सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू सब्स्टिट्यूट गुड्स क्लास, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। ठीक है? एक दूसरे की जगह हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर? लाइक बॉल पेन, जेल पेन, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। दोनों लिख रहे हैं, ठीक है? तो अगर बॉल पेन महंगा होगा तो जेल पेन की डिमांड बढ़ जाएगी। कैसे होगा वो मैं अभी बताती हूँ। मतलब क्लियर है? बॉल पेन, जेल पेन, और भी हो सकते हैं टी एंड कॉफी। कोई भी चीज़ जो आपको, मतलब जो आपकी सेटिस्फेक्शन को पूरा करे वो हो सकती है। जैसे लाइक कोका कोला एंड पेप्सी। तो ये सारी चीज़ें हैं, दोज कम्स अंडर प्रतिस्थापित वस्तुएं या सब्स्टिट्यूट गुड्स। When it comes to complementary goods class, complementary goods are those goods जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मीन्स एक दूसरे के बिना अच्छे ही नहीं लगते या उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कैन बी यूज्ड टुगेदर, जो एक साथ ही यूज किए जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पेट्रोल एंड कार।
बिकॉज पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, और उनके बढ़ने से न्यूज़पेपर्स में या जितने भी ये सेलर्स हैं, कार सेलर्स, उन्होंने कहा कि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई है। तो क्यों इफेक्टेड हुई है ये अभी हम इसमें सीखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लास, जो भी इकोनॉमिक्स है ना, वो आपको आपकी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देखने मिलती है। सो जितना आप अपने सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करेंगे ना, उतना यू बिकम मोर स्मार्ट, आप उतने स्मार्ट ज़्यादा बनेंगे, आपको पता चलेगा आपके आसपास क्या हो रहा है, हाउ यू हैव टू रिएक्ट ऑन दैट, और कैसे आप उसको इकोनॉमिक्स से कोरिलेट कर सकते हैं। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरा फैक्टर, रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री, दो तरीके के रिलेटेड गुड्स होते हैं। अब देखो क्लास, अगर बॉल पेन और जेल पेन को हम एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट मान रहे हैं, या हम चाय कॉफ़ी को एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट मान रहे हैं, तो अगर एक की वैल्यू में इजाफा होगा, एक के प्राइस में इजाफा होगा, तो नेचुरल सी चीज़ है दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? कैसी हो जाएगी? अगर हम डिमांड कर्व की बात करें, यहाँ ड्रॉ करते हैं, देखो ये डिमांड कर्व है ऑफ व्हाट? ऑफ टी और कॉफी। चलिए इसको बाद में करेंगे, जब आपको मूवमेंट्स पता चलेंगे तब, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि ये साइड में क्यों बढ़ रहा है। तो अभी उसको छोड़िए, वो नेक्स्ट क्लास की बात है। तो अगर बस ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर प्राइस चाय का, मतलब अगर प्राइस बॉल पेन का इंक्रीज होगा तो डिमांड जो है वो जेल पेन की कम हो जाएगी, और वाइस वर्सा, अगर जेल पेन का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है वो बॉल पेन की कम हो जाएगी, तो ज़्यादा हो जाएगी, लोग ज़्यादा बॉल पेन खरीदेंगे अगर जेल पेन महंगा हो जाएगा। तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल जहाँ किया जा सकता है। क्लियर? या समझ लीजिए मार्कर की हम बात करें तो बहुत सारी कंपनीज़ के मार्कर आते हैं, हम मार्केट जाएंगे, इसका कोई सब्स्टिट्यूट मिलेगा, दूसरा गुड मिलेगा कोई, वो हम खरीदेंगे अगर ये महंगा हो जाएगा तो। दैट इज व्हाट सब्स्टिट्यूट गुड्स आर। कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक साथ चलें, कार एंड पेट्रोल, अगर अब देखो कैन बी यूज टुगेदर, उनको हम अकेला तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। आप गाड़ी ले आए, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने या कम होने का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज अकेले पेट्रोल का क्या करोगे? सिर्फ पेट्रोल हम घर में लाके बॉटल्स में भर के तो नहीं रखेंगे पेट्रोल वही लेगा जिसके पास कार होगी। ठीक है? तो सेम पेट्रोल एंड कार जो है ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, क्योंकि जैसे अभी कार का प्राइस जो है वो बढ़ता, पेट्रोल का प्राइस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? उसका इफेक्ट कार की सेल्स पे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? अब लोग सोचेंगे खरीदने से पहले कि हम पेट्रोल वाली गाड़ी खरीदें या नहीं खरीदें, बिकॉज बहुत महंगी पड़ती है, तो विल गो फॉर अनदर सब्स्टिट्यूट। डीजल देखते हैं, अगर वो भी उतना ही महंगा है तो हम CNG देखते हैं, वो भी उतना ही महंगा है, तो चलो ठीक है, विल स्टिक विद ओला एंड उबर। सो दीज आर द फैक्टर्स जिनको दिमाग में रख के हम लोग नॉर्मली भी अपने डिसीजंस लेते हैं। बस वही चीज़ हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगला है क्लास टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आपको जो चीज़ पसंद है, आप उसके आदी हो, आपको वो खरीदना है, तो उसके ऊपर भी डिमांड डिपेंड करती है। इफ़ आई एम लाइकिंग समथिंग और मुझे वो चीज़ चाहिए, ठीक है, तो मैं उसको खरीदूंगी, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये भी डिमांड को मतलब डिमांड का डिटर्मिनेंट है, इससे भी डिमांड कम या ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशंस। नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेशंस क्लास? एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमें लग रहा है कि फ्यूचर में इस चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी या फ्यूचर में इसकी प्राइस कम हो जाएगी। जैसे सपोज हमने देखा कि गाड़ी के प्राइसेस अब कम हो गए, तो चलो जिसको खरीदना है बहुत अर्जेंटली, किसी को शादी में गिफ्ट देनी है, कुछ करना है, तो वो खरीद देंगे, ठीक है, खरीद देते हैं। पेट्रोल तो अगला उन्होंने खुद नहीं लेना है, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सपेक्टेशंस मीन्स कि अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्राइस कम या ज़्यादा हो जाएंगे और वो चीज़ हमें चाहिए, तो उसके ऊपर उससे भी हमारे डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट होती है। वो भी एक डिमांड का डिटर्मिनेंट है जो डिमांड को बढ़ाने या कम करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है वाई स्टैंड्स फॉर इनकम ऑलवेज। अब जब भी आप इकोनॉमिक्स में जब भी कहीं भी वाई देखेंगे, वो वाई इनकम है, और आई कभी भी इनकम नहीं। कभी आप सोचो आई है तो वो इनकम है। आई ऑलवेज स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। क्लियर? इसकी ज़रूरत आपको अभी तो नहीं है फिलहाल, आपको 12th क्लास में इसकी ज़रूरत पड़ेगी व्हेन विल डू मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान रखिएगा
कि वाई का मतलब इनकम होता है इन इकोनॉमिक्स। सो क्लास अब अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि इनकम जो है ना वो बताती है कि मैं खरीद सकती हूँ या नहीं। अगेन रिमेंबर दैट टू थिंग्स, टू फैक्टर्स जो डिमांड बनाते हैं, क्या बनाते हैं? परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर तो तभी आएगी जब आपकी इनकम होगी। सो इनकम इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्धारक तत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये बताता है कि हमें किसी चीज़ को अपनी मांग बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो अगर हम इनकम की बात करें क्लास, सो इनकम व्हेन इट कम्स टू इनकम तो भी हमारे पास दो तरीके के गुड्स आ जाते हैं, क्योंकि इनकम हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, इनकम बढ़ती कम होती रहती है। तो अंडर दैट केस इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर इनकम केस में क्लास दो चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। एक होता है इंफीरियर गुड्स, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स। एंड ऑलवेज मेक फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स लाइक दिस। अभी तो आपको सिर्फ टिक आउट करने हैं, बट आप अपने नोट्स बना रहे होंगे तो उनको इसी तरीके से बनाइए, सो दैट एक हैबिट आप में डेवलप हो कि जब आप सेकेंड टर्म 2 पढ़ेंगे, बिकॉज वो सब्जेक्टिव है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू मेक नोट्स। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बना के खुद पढ़ना, और नोट्स भी किसके? अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। सो अगर हम बात करते हैं इनकम में, तो इनकम से इन दो गुड्स को हम जज करते हैं। इन्फीरियर को हम कहते हैं घटिया वस्तु, होता है ना इन्फीरियर, सुपीरियर। सुपीरियर मतलब जो ज़्यादा वैल्यू रखता है, इन्फीरियर मतलब जो कम, सो दैट इज इन्फीरियर सुपीरियर। नॉर्मल मीन्स नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं। सो अगर अब हम इनकम की बात करें क्लास, अब हम एक नॉर्मल और एक इन्फीरियर गुड की बात करते हैं। तो फुल क्रीम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल गुड। अगर हम घटिया की बात करते हैं तो टोन्ड मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फीरियर गुड। अगर हम बात करते हैं तो गोइंग बाय कैब इज अ नॉर्मल गुड। यूजिंग कैब सर्विस भी ले सकते हैं हम, क्योंकि पैसा हमें ही खर्च करना है, और वो भी एक मार्केट में डिमांड के बेसिस पे ही चलती है। और हम यहाँ यूज कर सकते हैं बसेस, और यू कैन से मेट्रोज, वो सब चीजें, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दैट। तो यहाँ पे क्लास अब हमें क्या देखना है कि अगर हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा है, तो हमारा जो झुकाव है, हमारी जो इंक्लिनेशन है, वो नॉर्मल गुड्स की तरफ होगी। और जैसे जैसे इनकम कम होती रहेगी, हमारी जो इंक्लिनेशन है वो इन्फीरियर गुड्स की तरफ ज़्यादा जाएगी, हम घटिया वस्तुएं ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये भी एक तत्व हुआ, ये भी एक फैक्टर हुआ जो हम ध्यान में रखते हैं बिफोर डिमांडिंग समथिंग, कि उसकी मेरी इनकम क्या है, मैं कितना कमाती हूँ, जितना कमाऊंगी उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगी। देन आई विल जज कि मुझे ये गुड खरीदना है, ये वस्तु खरीदनी है या ये चीज़ खरीदनी है। तो वो दो चीज़ें क्या हो गई? इन्फीरियर गुड, और दूसरा क्या हो गया? नॉर्मल गुड। अगर हम इन्फीरियर और नॉर्मल की बात करें क्लास, तो यहाँ पर डिमांड और प्राइस का कैसा? इन्फीरियर गुड्स, इफ इनकम इंक्रीजेस, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स क्या हो जाएगी? इसको हम कर्व के थ्रू भी करेंगे। इफ इनकम इंक्रीजेस, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स डिक्रीजेस, सॉरी, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स decreases. Vice versa, if income decreases, वो आप लिखेंगे कि अगर इनकम कम होती है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स डिक्रीज एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इंक्रीज। क्लियर? इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो चलिए मैं एक मिनट यहाँ पे इसको लिख देती हूँ। इनकम बढ़ रही है, डिमांड जो है इसकी वो कम हो रही है, inferior good की। क्लियर? तो यू कैन यूज दैट काइंड ऑफ एरोज ऑल्सो फॉर क्विक रिकैप्चुलेशन। अब यहाँ पर इनकम बढ़ रही है,
तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स भी बढ़ रही है एंड वाइज वर्सा। दूसरा वाला यू कैन ड्रॉ, इनकम डिक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो डिमांड भी डिक्रीज हो रही है। तो उसे कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन, प्रत्यक्ष संबंध, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष संबंध, नेगेटिव रिलेशन, क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्लास क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, व्हाट काइंड ऑफ अंडर नॉर्मल गुड्स व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ द डिमांड, इनकम एंड डिमांड। तो आपको ऑप्शन देंगे, पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, नो रिलेशन, चौथा ऑप्शन कोई भी वो दे सकते हैं। सो यू विल बी वेरी क्लियर, आपको ये डेटा आपके पास होना चाहिए, ये ग्राफ्स आपके माइंड में रिकॉल होने चाहिए while giving your exams. So ये रही बात किसकी, इंडिविजुअल गुड्स के डिटर्मिनेंट्स की, इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स की, कि कौन कौन सी चीज़ें एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की डिमांड को चैनलाइज करती हैं, एक इंडिविजुअल की, एक व्यक्ति की डिमांड को बढ़ाती या कम करती हैं। अब अगर हम मार्केट डिमांड की बात करें क्लास, तो मार्केट डिमांड के फंक्शन भी एज इट इज हैं, ठीक है, एज इट इज फंक्शन है मार्केट डिमांड के भी। मैं यहाँ लिख देती हूँ सो दैट इफ समवन इज राइटिंग दैट तो वो लिख ले। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, दो डिटर्मिनेंट इसमें एक्स्ट्रा है बस, कौन कौन से हैं वो देखिए। dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ px प्राइस ऑफ ओन गुड, ये हम पढ़ चुके, pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड संबंधित वस्तु, t टेस्ट एंड प्रेफरेंस, e एक्सपेक्टेशंस, y इनकम। यहाँ पे जो दो चीज़ें आती हैं वो ये हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और एक नंबर ऑफ बायर्स, ये दो चीज़ें क्लियर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड नंबर ऑफ बायर्स, ये मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं। सो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, अभी हम क्योंकि मार्केट की बात कर रहे हैं, हम किसी इंडिविजुअल के डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं क्लास, तो इसीलिए यहाँ पे अब हम एज अ होल भी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कितना है। अगर अमीर लोग या बिलो अबव पॉवर्टी लाइन लोग बहुत कम है तो मैं उतने लोगों के लिए ही सामान बनाऊंगी, मतलब आई हैव टू जज कि मैं जो 80% अपर मिडिल ऐसे वाले लोग हैं उनके लिए सामान बना रही हूँ, या जो 20% हमारी कंट्री में रिच अफ्लुएंट वो है पॉपुलेशन है, मैं उनके लिए सामान बना रही हूँ। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। अगर मैं उन 20% को चुन रही हूँ तो मैं ऐसी चीज़ें बनाऊंगी जो बहुत महंगी होंगी, क्लियर, और क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कौन से कंज्यूमर को टारगेट किया है, किस कंज्यूमर को टारगेट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी मार्केट डिमांड बनेगी चीज़ों को लेके। तो एक तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिच, पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लाइक आप ज़्यादा पैसा लगा के कम लोगों को सर्व करना चाह रहे हो या आप कम पैसा लगा के ज़्यादा लोगों को सर्व करना चाह रहे हो। बिकॉज जैसा हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था क्लास, हमारी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, यहाँ पे आपको हर तरीके का कंज्यूमर मिलेगा। सो फॉर चेकिंग मार्केट डिमांड यू हैव टू बी वेरी अप्रोप्रिएट, आप बिल्कुल एकदम क्लियर होने चाहिए कि आप कौन से सोसाइटी को सर्व कर रहे हो। When it comes to number of people, number of buyers, तो उसके ऊपर तो डिपेंड करता ही है। अब मैंने कुछ सामान निकाला है और अब मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो नंबर ऑफ बायर्स पे ही तो डिपेंड करेगा कि मैं उसकी कितनी यूनिट बनाऊंगी, उसका प्राइस कितना रखूंगी। तो ये दो फैक्टर्स हैं। कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं? नंबर ऑफ बायर्स यानी कि जो खरीदने वाले हैं उनकी संख्या, और दूसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसे कहेंगे आय का वितरण। तो विद दिस ये जो हमारा टॉपिक था डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, इट इज ओवर नाउ, कि कौन कौन सी चीज़ें डिमांड को इफेक्ट करती हैं। कौन कौन सी करती हैं? प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, संबंधित वस्तु की कीमत, वस्तु की अपनी कीमत, एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर में होने वाले जो भी बदलाव हैं वो, उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर हम रिलेटेड गुड्स की बात करें क्लास, तो दो हैं। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट को कौन सा गुड कहते हैं? सब्स्टिट्यूट होते हैं प्रतिस्थापित वस्तुएं। कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो वो कौन सी है क्लास? वो है हमारी पूरक वस्तुएं। और व्हेन इट कम्स टू मार्केट डिमांड, तो आपसे देखो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कुछ भी, दे कैन गिव यू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कि व्हाट आर द टू एडिशनल फैक्टर इन मार्केट डिमांड।
टू एडिशनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। तो ये लिख देंगे YDN या कोई और दो लिख देंगे, तो बाकी सब तो कॉमन है। एडिशनल कौन से? ये दो एडिशनल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड नंबर ऑफ बायर्स। सो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्लास डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बाद लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मांग का नियम। तो लॉ क्या कहता है क्लास? अदर थिंग बीइंग इक्वल, इफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिक्रीजेस। ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, if price of a good increases, demand for that particular good decreases। ये लॉ ऑफ डिमांड है। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो अन्य वस्तुओं के समान रहने पर, अन्य चीज़ों के समान रहने पर या अन्य वस्तुओं के समान रहने पर अगर किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग जो है वो कम हो जाती है। अगर किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड जो है वो कम होगी ही, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, अदर थिंग बीइंग इक्वल। हर बाकी चीज़ बराबर होनी चाहिए। अब बाकी चीज़ क्या होती है? हमें पसंद भी वही है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम है, इनकम सेम है। जितने भी हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े ना, कौन से? PX, PR और T, Y, E। ना कोई फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि ये बढ़ेगा, क्लियर? ना इनकम में कोई चेंज हुआ है, ना मेरी टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदली है, ना रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज हुआ है। वो जो चाय, कॉफ़ी, बॉल पेन, जेल पेन, कार, पेट्रोल, उनमें भी कोई एक दूसरे में चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ क्या बदला है? प्राइस बदला है। प्राइस बढ़ गया है तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो गया है तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड है। और लॉ ऑफ डिमांड हमेशा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ठीक है? इस तरीके से होता है। अब आपकी बुक्स में आपको एक टॉपिक मिलेगा कि ये डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्यों ये हमेशा नीचे की तरफ जाता है। तो इसके नीचे की तरफ जाने का सबसे इम्पॉर्टेंट एक रीज़न है क्लास। वो रीज़न ये कि एक तो एक कंज्यूमर यानी कि हम लोग अपनी यूटिलिटी काउंट करते हैं। हमें जब जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत होती है हम उसको उतना ही खरीदते हैं। तो जैसे जैसे चीज़ों की कंजम्पशन ज़्यादा होती रहती है, होने वाली यूटिलिटी कम होती रहती है, इसीलिए डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। क्लियर? दूसरी बात क्लास, और क्या चीज़ें और क्या फैक्टर इसमें प्ले करता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? सोचिए। एक तो हो गई हमारी यूटिलिटी काउंट, क्लियर? उसके बाद क्यों जाएगा ये नीचे? इनकम के बेसिस पे भी नीचे जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लॉ तो एक है जो हमने पढ़ा, ठीक है, वो लॉ क्लियर है। लेकिन अभी अगला क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। नीचे की तरफ ढालू ये वक्र क्यों होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो यही रीजन है। एक तो हमें सब्स्टिट्यूट अपनी यूटिलिटी को काउंट करना होता है, दूसरा इनकम नीचे की तरफ जाएगा जैसे जैसे मेरी इनकम कम होती रहेगी, इसीलिए ये है। प्राइस रोल प्ले करता है इसमें। और इसके अंदर क्या चीज़ें और रोल प्ले करती हैं? इसमें कंज्यूमर ग्रुप रोल प्ले करता है कि कंज्यूमर जो है वो कितने हैं, ज़्यादा हैं, कम है। तो ये सब चीज़ें हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है इसके ऊपर कि मान लो किसी और चीज़ की कीमत बढ़ गई तो हम उसको ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से डिमांड कर्व जो है वो ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। अब नेक्स्ट क्लास के लिए हम 2 टॉपिक और रखते हैं। विद दैट आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज तक आप ये दोनों क्लासेस को अच्छे से समझ के और उनके नोट्स बनाइएगा।
अब जो 2 टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, एक तो वो ये है कि एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर? एक्सेप्शन क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ नहीं लगता है, हम ये पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे कि डिमांड कर्व कैसे मूव होता है, जो मैंने अभी यहाँ बनाना स्टार्ट किया था वो मूव कैसे करता है, उसमें जो मूवमेंट्स होती हैं वो कैसे होती हैं, और डिमांड कर्व के डिफरेंट मूवमेंट को हम क्या कहते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।